बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक क्वेश्चन है जी कि अकाउंटिंग में आपने ऑब्वियसली प्रैक्टिस की होनी, आपको पता होगा इसके अंदर कि टोटल जो एसेट्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं टोटल लाइबिलिटीज़ की। पूरी अकाउंटिंग में अगर आप देखें, आप बैलेंस शीट बनाएं तो वो हमेशा इक्वल आती है। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है यहाँ पे कि ये इक्वल क्यों आ रही है, मतलब आपके टोटल एसेट्स जो हैं वो टोटल लाइबिलिटीज़ के इक्वल हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे ऑब्वियसली कोई ना कोई लॉजिक है। उस लॉजिक को हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये अकाउंटिंग क्वेश्चन से वैसे इसको आप ट्रायल बैलेंस से देख सकते हो, आप इसको बैलेंस शीट से देख सकते हो, आप इसको किसी भी पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हो। आप इवन जर्नल से जज कर सकते हो, लेजर से आप इसको देख सकते हो कि वहाँ पे भी डेबिट का सम क्रेडिट के सम के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे आपके जो कि एसेट्स का, आपको पता है कि जो एसेट्स होते हैं इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, तो ये डेबिट है। लाइबिलिटीज़ का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। ऑनर्स इक्विटी एक्चुअली ये भी लाइबिलिटी होती है। इसके ऊपर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, आपको पता होगा, वरना मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको देख लीजिए। एक्सटर्नल और इंटरनल लाइबिलिटीज़ का बताया गया था। तो असल में जो एक्सटर्नल और इंटरनल लाइबिलिटीज़ हैं वो यही हैं कि जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं ये बिजनेस पे डेट्स हैं। बिजनेस से जो बाहर किसी के पैसे देने हैं अदर देन ओनर, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं। इनको एक्चुअली एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को ही लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। और इंटरनल लाइबिलिटी होती है कि बिजनेस जो है उसने मालिक के जो पैसे देने हैं, ओनर के जो उसमें पैसे देने हैं, उसे इंटरनल लाइबिलिटी कहा जाता है। इसे कैपिटल भी कहते हैं और इसको ऑनर इक्विटी भी कहा जाता है। तो जो ऑनर इक्विटी है एक्चुअल में, असल में ये भी बिजनेस पे लाइबिलिटी है, क्योंकि मालिक और होता है, बिजनेस और होता है, सेपरेट एंटिटीज़ हैं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसमें आप इसको देख सकते हो कि एक्चुअली ये जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ऑनर इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस। तो आइए देखते हैं जी कि इसको हम इस एग्जांपल से जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो एसेट्स हैं वो हमेशा लाइबिलिटीज़ के इक्वल क्यों रहते हैं। एक्चुअली ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ और इंटरनल लाइबिलिटी की टोटल लाइबिलिटीज़ हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं टोटल, और ये टोटल एसेट्स हैं। अब इस एग्जांपल मैंने कुछ एक एग्जांपल के तौर पर इसको एक बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस ली हुई हैं, इमेजिनरी ट्रांजैक्शंस हैं। जैसे कि आप देखो कि पहला मैंने इसमें कंसिडर किया है कि फॉर एग्जांपल के मालिक ने बिज़नेस को कैश दिया है, इन्वेस्ट किया उसमें कैश, तो ये कैश एसेट होता है। तो एसेट में 50,000 उसने पैसा दिया है, तो इसका मतलब है कि 50,000 से आपका एसेट बढ़ा, कैश में कैश बढ़ा, तो इसका मतलब इसको हमने एसेट में आके लिख दिया यहाँ पे। दूसरी तरफ चूँकि बिज़नेस को जो फंडिंग कर रहा है वो मालिक कर रहा है, तो ये यहाँ पे कैपिटल बढ़ गया उसका 50,000 से। तो हमने ये कहा कि 50,000 से एसेट बढ़ा तो 50,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई। लास्ट में हम इसको कंक्लूड करते हैं जो असल बात है इसके अंदर। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन हुई कि आपने गुड्स परचेज़ किए हैं और वो आपने उधार पर ख़रीदी हैं, क्रेडिट पर परचेज़ किए हैं आपने 20,000 की। तो उससे क्या होगा कि गुड्स चूँकि जब तक ये आपकी इन्वेंट्री होती है, जब तक सेल नहीं होती उस वक्त तक आपका एसेट है, स्टॉक है आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गुड्स है 20,000 से ये आपकी गुड्स इंक्रीज़ हुई, यानी एसेट इंक्रीज़ हो गया, और दूसरी तरफ 20,000 से आपके ऊपर लाइबिलिटी भी बन गई, यानी क्रेडिटर यानी जिनको आपने पैसे पे करने हैं। इस तरह ये दूसरी ट्रांजेक्शन। एक तीसरी ट्रांजेक्शन है जिसमें 10,000 से आपका कैश कम हो रहा है और 10,000 से फर्नीचर बढ़ रहा है। यानी आपको समझ लगी होगी कि हम फर्नीचर ख़रीद रहे हैं और कैश पर ख़रीद रहे हैं। चूँकि हम ख़रीद रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कैश पे ख़रीदा जा रहा है, तो कैश आपका कम हो जाएगा चूँकि ख़रीद रहे हैं। कैश ये ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट मतलब ये माइनस हो रहा है, और फर्नीचर 10,000 से जो है वो इंक्रीज़ कर गया है। अब आप यहाँ पे देखो कि अगर हम इसको समअप करें तो कैश पहले 50,000 था, इसमें से 10,000 माइनस कर दिया तो 40,000 का कैश हमारे पास पड़ा है। ये उसका क्लोजिंग बैलेंस है कि इतना कैश हमारे पास मौजूद है फ़िलहाल, जिसे कैश इन हैंड कहा जाता है। गुड्स हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो एज इट इज़ गुड्स जो हैं वो 20,000 की आ गई। फर्नीचर था तो फर्नीचर जो था ये 10,000 का आया, तो 10,000 ये आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास तीन एसेट्स हैं फ़िलहाल, कैश, गुड्स और फर्नीचर। कैश 40,000, गुड्स 20,000 और फर्नीचर 10,000। अब इसको आप टोटल करें तो 40, 60 एंड 70,000, तो टोटल एसेट्स आपके पास हैं 70,000 के। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, अगर अभी तक हमने इनको कोई पेमेंट नहीं की है तो ये एज इट इज़ लाइबिलिटीज है हमारे ऊपर 20,000 की, और कैपिटल में स्टिल कोई चेंज नहीं आया, तो ये 50,000 का एज इट इज़ है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है हमारे पास 20,000 और इंटरनल लाइबिलिटी है हमारे ऊपर
50,000 तो टोटल बन गया हमारे पास 70,000 की लाइबिलिटी। तो टोटल जो लाइबिलिटी है वो 70,000 की और टोटल एसेट्स वो भी 70,000 के, तो ये हमेशा इक्वल रहे। अब इसके पीछे लॉजिक ये है, एक्चुअल इसका जो आंसर है, एक तो ये हो सकता है कि जी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसको ये जस्टिफाई करती है, क्योंकि क्यों एसेट और लाइबिलिटीज़ बराबर रहते हैं, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग में है ही ये कि टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ होती ही इक्वल है। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्यों होती है तो फिर ये इसका आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसने पूछा कि क्यों होती है। अब उसमें देखें कि एक्चुअल बिजनेस को जो भी फाइनेंस कर रहा है, आपके पास जो भी चीज़ आ रही है, अगर कैश आया तो ये कैश कहाँ से आया? या तो बिजनेस ने खुद लगाया होगा कहीं से, कोई बिजनेस को सेल आउट किया, वहाँ से पैसा है तो बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस ने खुद अपना कोई यानी पैसा जो था वो जनरेट करके कहीं से या कहीं से इन्वेस्टमेंट ली तो उसको ले लिया। यानी ये अगर पैसा आया है तो इसको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो आया होगा। अगर आपका इंटरनल सोर्स से नहीं आया तो फिर ये किसी एक्सटर्नल सोर्स से आया है। यानी ये जो पैसा आया या तो ये तो मालिक ने दिया होगा, तो मालिक ने दिया तो जितने अमाउंट से एसेट बढ़ा उतनी अमाउंट से इंटरनल लाइबिलिटी बढ़ गई। चले जी मालिक ने नहीं दिया, हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया तो कैश 50,000 बढ़ा और साथ आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो गई बैंक लोन के नाम से, तो तब भी ये इक्वल रहा। उसके बाद आप फॉर एग्जांपल जैसे फर्नीचर है, आपने फर्नीचर ख़रीदा है तो या तो आप अपने पैसों से ख़रीदोगे, तो अगर अपने पैसों से ख़रीदोगे तो जितनी अमाउंट से ये आपका फर्नीचर जो है ये इंक्रीज़ होगा, जितनी अमाउंट से ये आपका जो है एसेट बढ़ेगा, इतनी अमाउंट से ये एक और एसेट कम हो गया, तो टोटल तो उधर का उधर ही रहा, जितना पहले था वहाँ पे ही रहेगा। तो अब एक एसेट इंक्रीज़ हुआ, एक एसेट डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि कोई लाइबिलिटी इंक्रीज़ नहीं हुई है। अगर कोई आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही है तो इसका मतलब फिर आपका डेफिनेट है कि कोई आपका जो एसेट है वो डिक्रीज़ ऑब्वियसली हो रहा होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ है, जितने अमाउंट से इंक्रीज़ आया उतनी अमाउंट से डिक्रीज़। अगर आपका इस सेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब इस सेक्शन में फिर 2 चेंज आ रहे होंगे, और यही हुआ कि यहाँ चेंज आया, इधर भी चेंज आ गया, इक्वल रहे। यहाँ चेंज आया, इक्वेशन की दूसरी तरफ भी चेंज आ गया। अब इक्वेशन की दोनों तरफ अगर आप सेम अमाउंट चलती रहे तो आपको पता है कि दोनों साइडें इक्वल रहती हैं। अब दूसरी चीज़ है कि अगर एक इस तरफ अगर क्वांटिटी इक्वेशन की इस तरफ कोई चीज़ इंक्रीज़ नहीं कर रही है तो इसका मतलब फिर अगर दोनों इस तरफ हैं तो फिर डेफिनेटली वो एक दूसरे के कॉन्ट्रा होंगे, एक दूसरे के उल्ट चल रहे होंगे। एक चीज़ बढ़ रही होगी तो एक कम भी हो रही होगी, और यही है कि फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ तो आपका कैश जो एसेट था वो डिक्रीज़ हो गया। तो ये हैं जी इसके रीज़न्स के क्यों ये आपके टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ जो है वो इक्वल रहते हैं, तो क्यों रहते हैं। और इसके अंदर आपको अकाउंटिंग मिशन का भी थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट समझ लगे होगा। बाकी इस तरह की चेंजेस हैं, बाकी जो इसको डिटेल में हम लोग अकाउंटिंग मिशन इंशाल्लाह इसको हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह कौन कौन से ट्रांजेक्शन, यानी सेल करते हैं तो सेल का क्या इम्पैक्ट होता है, और जो अगर हम कोई एसेट ख़रीद रहे हैं तो उसको क्रेडिट कैश पे ख़रीदते हैं, क्रेडिट पे ख़रीदते हैं तो क्या होगा, एसेट को सेल आउट करते हैं तो तब क्या होगा, उस पर प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। ये एक पूरा प्रोसीजर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ लगी होगी, और अगर आपको समझ लग गई है तो फिर वीडियो लाइक कर लें, और अगर आपको समझ नहीं लगी है तो तब भी कोई बात नहीं है, तब आप वीडियो डिसलाइक कर लें। और बस शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।